किस जाति, संप्रदाय, समाज, पूजा पद्धति या राजनीतिक आस्था से जुड़ा है, उसको जाकर के देखेंगे तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण वहां देखने को निश्चित मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26 श्री चौहान रविंद्र बसंत राव। क्वेश्चन नंबर 26। माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, कई बीमा कंपनियों के कुछ कर्मचारी अनुचित व्यापार व्यवहार अर्थात अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस में सम्मिलित रहते हैं, जैसे कि मिस सेलिंग अर्थात किसी बीमा उत्पादन को अनुचित रूप से विक्रय करना। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा मिस सेलिंग जैसे अनुचित व्यापार व्यवहार को रोकने संबंधी क्या उपाय किए गए। जहाँ तक बीमा क्षेत्र के विकास के लिए और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए IRDA का एक स्वतंत्र नियामक संस्था है। कंपनियों पर IRDA निगरानी रखती है और साथ में ग्राहकों की शिकायतों का वितरण भी करती है। साथ में IRDA की निगरानी में बीमा लोकपाल की भी व्यवस्था है और ऐसे जो कर्मचारियों को आता है वो IRDA के माध्यम से उन कंपनियों के माध्यम से कराया जाता है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष महोदय, बीमा पॉलिसी बेचते समय बीमा कंपनियों के कर्मचारी क्लेम सेटलमेंट में प्रक्रिया के बारे में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्लेम सेटलमेंट के समय बीमा कंपनियों के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार द्वारा बीमा कंपनियों के क्लेम सेटलमेंट रेशो में सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए गए। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा कि IRDA के माध्यम से सारा ध्यान रखा जाता है, लेकिन जहां तक बीमा सेटलमेंट का बात माननीय सदस्य ने किया है, अगर आप देखें तो 24-25 में जीवन बीमा के तहत जहां 6,30,171 लोगों का बीमा सेटलमेंट हुआ है, साधारण बीमा में 1,06,777, स्वास्थ्य बीमा में 99,032, कुल मिला के 8,35,980 बीमा सेटलमेंट किया गया है। इसमें ये पूछ रहे अपील का प्रावधान भी है कि कोई सारा प्रावधान है IRDA के व्यवस्था में सब दिया गया है, लोकपाल का भी व्यवस्था उसमें। अच्छा, ठीक है। श्री सुधीर गुप्ता। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि बीमा की विभिन्न योजनाएं जो 2014 के बाद प्रारंभ हुई, उसमें विशेष रूप से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो 18 से 70 वर्ष आयु वर्ग के लोगों के लिए 20 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज दिया जा रहा है। इसमें संचयी नामांकन 56 करोड़ हुआ है। ये निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि ये वित्त मंत्रालय ने एक बेहतर प्रबंधन दिया, पर मैं जानना चाहता हूं कि इसको प्रत्येक नागरिक तक पहुंच बन सके, इस हेतु क्या ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, पोस्ट ऑफिस या कॉमन सर्विस सेंटर स्तर पर इसकी फॉर्मेलिटीज पूर्ण हो सके और प्रत्येक व्यक्ति अपनी पहुंच बढ़ा सके, इसके लिए कोई प्रत्येक नागरिक को सुलभता से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का कवरेज प्राप्त हो सके, इसके लिए कोई योजना बनाएंगे क्या? अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहले बताया कि 2014 के बाद से यशस्वी प्रधानमंत्री जी आम आदमी का कल्याण के साथ साथ उसकी बीमा भी हो सके, ऐसी तमाम योजना लेकर के हमारी सरकार आई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य बीमा, किसान के लिए भी बीमा लेकर के आई, ऐसे तमाम अन्य बीमा चीज़ों लेकर आई। अभी सदस्य ने पहले बताया कि जहाँ तक जीवन ज्योति योजना का मामला बताया उन्होंने, वहाँ जब 26.32 करोड़ लोगों ने बीमा कराया है, नामांकन किया, जिसमें 50% महिलाएं हैं। वहीं पे प्रधानमंत्री सुरक्षा में माननीय सदस्य ने स्वयं बताया कि 56.15 करोड़ लोग नामित हुए, जिसमें 50% महिलाएं हैं। हमारी सरकार का प्रयास है कि इसको प्रयास करके ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम व्यक्ति तक को इसको बीमा को पहुँचाने का काम किया जाए। श्रीमती महुआ मोइत्रा। Thank you, sir. Thank you. I've got a question for the Honourable Minister, who is also here. Following the question my colleague asked on the question of general insurance and especially medical insurance. So the Minister mentioned that of the complaints made to the IRDA through the Bima Bharosa, he said most of them were in the life insurance and 99,000 claims have been settled via this portal.
in the field of medical insurance. Now, sir, all of us, every single one of us here, have parents or relatives who have gone through small surgical procedures at private hospitals, and for the sum of 3 lakhs, 4 lakhs, under 5 lakhs, sir, they either try and do excessive delay in paying the money, or they try and curtail the amount. The attitude is how not to pay the money. And apart from going to a consumer forum, which is a very lengthy process for most of us, the Bima Bharosa portal does not work. I mean, in a country of our size, the very fact that only 99,000 claims have been processed, I think if we add all of us together, only we would get to 40,000 claims. So 99,000 claims. So, sir, can you do something to make it a little more stringent? Thank you. अध्यक्ष महोदय, जो हमारा ईडाई के द्वारा शिकायत निवारण तंत्र है, जो माननीय सदस्य ने कहा कि बीमा भरोसा पोर्टल ठीक से काम नहीं करता है, उसके अलावा भी पीएमओ पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल भी है, सीपी ग्राम्स भी है, सेंट्रल ग्रीवांस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, ईडा का एकीकृत शिकायत मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इन सभी माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को नियमित मॉनिटरिंग भी होती है, और इसके अलावा बीमा ओम्बुड्समैन भी है, जहां पर ग्राहक शिकायत निवारण संतुष्ट न होने पर अपील भी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर रामजी लाल जी। माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बीमा के नाम पर पंजाब पीएनबी, मेटलाइट, स्टेट बैंक, मेटलाइट करके कंपनियां काम बीमा का कर रही हैं, और आम जनता ये समझकर कि ये पंजाब नेशनल बैंक का शाखा है और उसमें बीमा कराती हैं, और उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है। क्या माननीय मंत्री जी, विशेष रूप से मैं अपने जिले का, अपने क्षेत्र का टांडा में पंजाब नेशनल बैंक में लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने पीएनबी मेटलाइट के अंतर्गत पैसा जमा किया और उसका धोखाधड़ी बड़े पैमाने पर हुई है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूँगा कि क्या इस तरह के जो धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए कोई समुचित व्यवस्था करने का काम करेंगे? अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया कि ईडाई द्वारा इसकी सारी व्यवस्था तमाम तरीके हैं, लेकिन माननीय सदस्य के अगर क्षेत्र का कोई विषय है, स्पेसिफिक कोई होगा तो बताएंगे, मैं दिखा लूँगा। क्वेश्चन नंबर 27 डॉक्टर मोहम्मद जावेद। माननीय मंत्री महोदय, उनकी पटल पर रखा गया। माननीय सदस्य। थैंक यू सर। सर, राइट टू एजुकेशन 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने लाया था, ये सोच के कि हर बच्चे को तालीम फ्री मिलेगी और वो भी कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। हमारा पहले का जो क्वेश्चन है उसका जवाब नहीं आया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से कि ओवर 1 लाख स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स हैव क्लोज्ड इन द लास्ट 5 years, जिसमें 1.35 करोड़ बच्चे आउट ऑफ स्कूल है। और ये जो स्कूलें बंद हुई है सर, ये ज़्यादातर ट्राइबल एरियाज़ में या जहाँ एससी पॉपुलेशन, माइनॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ पे बंद हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगा माननीय मंत्री जी से कि क्या ये जो क्लोजर कराया गया है और इतने बच्चे जो बाहर हैं स्कूल से, उनको क्या असेसमेंट किया उन्होंने जो स्कूल बंद किया इन्होंने, और अगर तालीम देना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो यहाँ तो पढ़ाई का साधन ही बंद हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो बंद हुए हैं सर, ये कब तक चालू करेंगे, और एडिशनल, चूँकि आबादी बढ़ रही है तो और एडिशनल स्कूल्स कब देंगे, और नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे सर? थैंक यू सर। अध्यक्ष जी, शिक्षा ज्योति दायित्व में रहने वाला दुनिया है, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। स्कूल शिक्षा, स्कूल कितने खुलेंगे, कितने चलेंगे, इसकी दायित्व राज्य सरकारों की है। अभी जो यूडाइस की पोर्टल में हमारे पास जानकारी है, देश में अभी 10,13,332 स्कूल हैं। ये अभी देश को, भारत सरकार को स्कूल खुलवाना नहीं होता है या बंद नहीं करना होता है। भारत सरकार अपने एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क दे, पढ़ाई क्या होगी उसके लिए कुछ वित्तीय मदद भी करती है, लेकिन स्कूल कहाँ खुलेगा ये राज्यों की अधिकार की विषय है, वो अपना अपना रेशनलाइजेशन करते हैं। बाकी एक विषय रहा कि बच्चे कितने बाहर गए, ये तथ्य शायद उनके पास जहाँ से आती है। सब इन दिनों में एंटायर डाटा डिजिटलाइजेशन हुई है। इस देश में
जो आरटी आई, आरटी के बाद बहुत जगह पे कुछ राज्यों में थोड़ा बढ़ चढ़ के नंबर आरटी रिम्बर्समेंट के लिए बनाई जाती थी। लेकिन इन दिनों में हमारे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत जब हम लोगों ने विद्या समीक्षा केंद्र यूडाइस को डिजिटलाइज करवाया, आपार आईडी बनवाया, तब कुछ राज्यों में, कुछ इलाका में सही जानकारी आ रही है। इसमें से कुछ रैशनलाइज करते करते नंबर ऊपर नीचे दिख रहा है। ऑनरेबल सदस्य। थैंक यू सर। सर, एक उसी से ताल्लुक़ रखने वाला मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का मसला है सर, जिसके बारे में आपने भी बहुत चेष्टा की, लेकिन 12-13 साल होने के बावजूद भी एएमयू किशनगंज में अभी तक फंड नहीं दिया गया। कई मरतबा पिछले 7 सालों में आपके इजाज़त से क्वेश्चन भी किया, कई मरतबा माननीय मंत्री जी से भी मिला। तो मैं जानना ये चाहता था कि अभी सामर्थ्य पोर्टल में आपने कहा कि उसमें डलेगा तभी आपको टीचिंग नॉन टीचिंग मिलेगा, तो अब ये कब तक मिलेगा या नहीं क्यों मिल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इज इट बिकॉज एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है? अगर ऐसा है तो आप बीएचयू खोल दीजिए, आप क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। हम तो डिप्राइव इतने हैं कि किसी भी धर्म का खोल लीजिए आप, लेकिन हमें एएमयू का जो पैसा है इसको कब तक रिलीज करेंगे और हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ कब तक देंगे? थैंक यू सर। जी, ये प्रश्न मूलतः स्कूल विभाग की है। आदरणीय सदस्य हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में प्रश्न पूछने, अभी मेरे मित्र ओएससी जी भी आए थे, उनको वहाँ अच्छा समर्थन भी मिला है। उन्होंने भी एएमयू के बारे में मेरे सामने कुछ विषय रखा है, उसकी सही समय में चिंता किया जाएगा। श्री भजन, सही समय तो कभी भी आ सकता है। श्री भजन लाल जाटव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, जो कि उन्होंने 1 करोड़ के आसपास तो स्कूल पूरे देश के अंदर बंद कर दिए, और अकेले राजस्थान के अंदर जो 1,23,24 के अंदर 1,07,757 स्कूल थे, आज 24-25 के अंदर 1,63,302 स्कूल हैं। तो तकरीबन 1500 स्कूल 1 साल के अंदर आप लोगों ने बंद कर दिए। और देश के अंदर जनसंख्या बढ़ रही है, छात्रों का नामांकन बढ़ रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, और एक तरफ प्राइवेट स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। मैं थोड़ा सा मंत्री अध्यक्ष जी का मत मान दो। एक तो आदरणीय सदस्य जी ने कहा कि देश में 1 करोड़ स्कूल बंद हो गए। अध्यक्ष जी, कुल मिला के देश में मैंने पहले भी बताया 10,13,000 1 करोड़ नहीं 1 लाख बता रहे थे, पर लेकिन राज्य सरकार का विषय है तो इसको राज्य सरकार विषय, लेकिन अच्छा नहीं अध्यक्ष जी, आप अनुमति जिस समय के बाद जहाँ से जाटव जी जिस पार्टी से आते हैं, उन्हीं की पार्टी की सरकार उन दिनों में राजस्थान में था जब स्कूल बंद हो रहे थे। थोड़ा वहां जा कस करके पूछ लेते। श्री मणिकम टेगोर। थैंक यू सर।